नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र। बंगाल की चुनावी तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में 2027 का महायुद्ध छिड़ गया है। आज लखनऊ की विधानसभा सिर्फ कानून बनाने का अड्डा नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी अखाड़ा बन गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, जो कानून व्यवस्था और पीडीए के फॉर्मूले के साथ सीधे सत्ता को चुनौती दे। सवाल सिर्फ आज महिला आरक्षण पर बहस का नहीं है, सवाल उस नैरेटिव का भी है जिसकी कहानी 2027 के लिए लिखी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी का महिला कार्ड और सुशासन का दावा भारी पड़ेगा, या फिर विपक्ष की घेराबंदी और जातिगत समीकरण यूपी की तस्वीर बदल देगी। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल का चुनावी शोर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। लखनऊ के गलियारों में आज हलचल सिर्फ सदन की कार्रवाई को लेकर नहीं है, बल्कि नजरें 2027 के उस सिंहासन पर टिकी हैं जिसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। आज सदन के भीतर तल्खी चरम पर है। बीजेपी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को ढाल बनाकर समाजवादी पार्टी पर चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी। सरकार का सीधा सवाल है, जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करते वो प्रदेश का नेतृत्व क्या करेंगे। आप लोग बात करते हैं, याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? लेकिन पलटवार की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाल रखी है। बीजेपी जहां आरक्षण पर घेर रही है, वहीं अखिलेश नारी वंदन को ही हथियार बनाकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के आंकड़ों को ढाल बनाकर अखिलेश ने सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते हैं। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है? अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। अखिलेश का रुख बिल्कुल साफ है। उनके लिए 2027 की जंग का रास्ता पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण से होकर गुजरता है। सियासत के इस कड़े इम्तिहान के लिए अखिलेश अब पूरी तरह ग्राउंड पर उतर चुके हैं। अगर शोषण के खिलाफ और शोषण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है, उनके अन्याय कर रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपने दिन गिन ले, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, हर वर्ग ये जान गया है कि अब बुरे दिन जाने वाले हैं। हम सब के लिए खुशखबरी है कि बुरे दिन बहुत जल्दी जाने वाले हैं। यूपी की सियासत अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रह गई। ये 2027 के उस फाइनल मुकाबले का आगाज है
जहां एक एक मुद्दा एक एक वोट बैंक की बड़ी जंग बन चुका है। एक तरफ महिला आरक्षण और हिंदुत्व का एजेंडा है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और पीडीए का फार्मूला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी इसमें बाधा डाली है। इस बाधा डालने की सजा उनको मिलेगी, करारी सजा मिलेगी। 2026 में तो ममता बनर्जी जी को मुझे लगता है मिल चुकी है और अखिलेश यादव जी को, सपा को 2027 में मिलेगी। ये देखिए ऊपर से संदेश आ गया होगा तो एक दिन का सत्र बुला लिया और इनका एजेंडा केवल एक ही है, महिलाओं को अपने हित में दिखाना। और ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। हम तो कहते हैं कि आज जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में, उसको लागू करें और यहाँ पर उसका प्रस्ताव पास करें, हम समर्थन करेंगे। यूपी के सियासी शतरंज पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 के रण में योगी की न्याय और सुशासन वाली छवि फिर बाजी मारेगी या अखिलेश का पीडीए फार्मूला सत्ता का समीकरण बदल देगा। लखनऊ की ये तल्खी गवाह है कि 2027 का चुनाव न सिर्फ निर्णायक होगा बल्कि योगी और अखिलेश का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। कल बंगाल में आखिरी चरण के लिए वोट डाले गए और इधर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया। महिलाएं, जो महिला वोटर्स हैं वो केंद्र में, और महिला आरक्षण जो संसद में विपक्षी पार्टियों ने जिस संशोधित बिल को पास नहीं होने दिया, उस पर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर दीजिए। भाई उत्तर प्रदेश में लागू कर दीजिए और देश में लागू करने में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी। मतलब संसद में आप नहीं उसको पास होने देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहेंगे पास हो, करवा लो, ले आओ। मतलब राजनीति हो रही है। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार, तनु पोद्दार कांग्रेस की नेता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कटियार जी, मतलब सिर्फ राजनीति करनी है महिलाओं के नाम पर, महिला वोटर्स के नाम पर, या फिर आप लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में सच में यह बात है कि 33% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए? कुछ दिन पहले तो आप लोग कह रहे थे कि भाई अगर महिलाओं को 33% आरक्षण हो जाएगा, अखिलेश यादव कह रहे थे, तो यहां संसद में क्या होगा? झा साहब, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, सामाजिक न्याय और संविधान के प्रति आपकी मैं मानता हूं कि बड़ी अच्छी निष्ठा और भावना आप रखते हैं, जहां तक मेरी समझ है। हम 2023 में जब संसद में सभी दलों ने पास किया था तो बीजेपी ने अभी तक लागू क्यों नहीं किया? कभी एक लाइन ये भी बोल दिया करो कि बीजेपी की अपनी मानसिकता इसमें साफ दिख जाए। आप परसीमन के बीच में सैंडविच बना के बिल लाते हो, फिर अपोजिशन के पास जाके जिस तरीके का रवैया दिखाते हो, तो दोनों में फर्क है ना झा साहब। आप ढिंढोरा मत पीटिए, काम करिए। 2023 में जब महिला आरक्षण लागू कर दिया था, संसद में पास कर दिया था, कानून अब बनाते हो आप। तो क्या महिलाओं को लेके बीजेपी ने कितनी बार अपनी महिलाओं, किसी महिला को भाजपा का अध्यक्ष बनाया? इनकी मात्र संस्था आरएसएस ने कितनी बार अध्यक्ष बनाया? भाई पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव हो तो 40% महिलाएं तृणमूल कांग्रेस देती है। और उत्तर प्रदेश का डेटा ले लीजिए, 2017 में 4300 रेप केस है योगी जी के राज्य में। ये महिलाओं का उदाहरण दे रहा हूं। 18 में 4300 और 21-22 आते आते 4000 के आसपास है। इसमें पर डे कितने हैं निकाल लीजिए। तो जो महिलाओं का दावा करते हैं, हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं करते, हम कुलदीप सेंगर की बात नहीं करते, हम महिला पहलवानों की बात नहीं करते, हम प्रज्वल रमन्ना की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि कहीं पे तो संवेदनशील हो जाओ महिलाओं के लिए। आप सिर्फ बात करेंगे झा साहब या जमीन पे काम करेंगे? 2023 में जो बिल पारित हुआ था, आपने उसे अभी तक जमीन पे क्यों नहीं उतारा? इसके सवाल का जवाब भी भाजपा दे। ठीक, अनिला जी। मेरी सभी को राम राम। और आज भगवान नरसिंह जी का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को, को-पैनलिस्ट को, आपके सारे व्यूअर्स को। सुन रही हूं, एक हलाल हिंदू की अध्यक्षता वाली
पार्टी, राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में चिल्ला चिल्ला कर राजनीति करने का प्रयास करती है वो, और एक हलाल पारसी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी, उसके प्रवक्ता को भी आप सुन लीजिएगा अभी कि किस प्रकार की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। पर खैर, दुनिया पहचानती है, भारत पहचानता है, उत्तर प्रदेश पहचानता है। मैं एक ही चीज जानती हूँ कि आज अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो उनको केवल लाभार्थी और वोट बैंक की संकुचित नजर से नहीं देखा जाता है, ठीक है। और ये इसका पूरा श्रेय मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से जो है वुमेन प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर अब वुमेन लेड डेवलपमेंट का संकल्प जो है वो सिद्ध हो रहा है। कुछ भी बोलते रहे, क्या किया इन लोगों ने, दुनिया भर की बातें करते हैं। इनके लिए महिला सशक्तिकरण जो है केवल और केवल अपने परिवार की महिलाओं का होता है, उनके लिए आरक्षण लागू है। बात ये करते हैं कि अभी लागू करो, है ना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो एक तरीके से पुरुषों की सभा है, वहां पर ये खड़े होकर महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। और हमने देखा है समाजवादी पार्टी के रजीम में किस प्रकार से महिलाएं। जी अनिला जी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अखिलेश कटियार जी ने बात की है, जवाब दिया उन्होंने मेरे सवाल का। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो समझ में आई वो ये है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ संसद से, उसको लागू कर दीजिए। उसके लिए परिसीमन क्यों करवाना, उसके लिए संशोधन क्यों करना? ये मैं वही तो कहती हूं कि कंपलसरी हो जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई, और केवल डिग्री नहीं, कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। अभी जब विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया था, आपने देखा था जब बिल गिराया गया है तो कैसे उछल कर नाच के कूद कर इन्होंने खुशियां मनाई हैं कि आज हमने महिलाओं के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया कि इंतजार करो, जो बिल पास अभी पार्लियामेंट और असेंबली में आप नहीं आ सकती हैं। और 2023 सितंबर 2023 में विद्यानाथ जी, जब नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है एक्ट में तब्दील हुआ था, तो इनको क्या जो वहां पे क्लॉज था 334A नहीं पता था क्या? बच्चे हैं ये लोग, क्या वो बेवकूफ हैं। 334A क्लॉज जो है वो क्या कह रहा था कि क्या दशकों से जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का ये आरक्षण का जो बिल है इन्होंने अटकाया लटकाया। थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। नरेंद्र मोदी जी जब इसको पास करवाना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं होने दिया। 334A क्लॉज क्या है उसमें, थोड़ा समझाइए दर्शकों। नहीं, उसमें यही है कि भैया जो लेटेस्ट सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो सीटें जो है महिलाओं के लिए जो आरक्षित होंगी वो तय होंगी और फिर आरक्षण मिलेगा। लॉन्ग स्टोरी बोलिए। बट उस लॉन्ग स्टोरी को कट शॉर्ट जब करना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अभी विशेष सत्र बुलाकर एक सवाल विपक्ष का है। अखिलेश कटियार आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अनिला जी एक सवाल है विपक्ष का। विपक्ष का कहना यह है कि भाई जब आप ये बिल लेकर आए थे, हमने आपका साथ दिया क्योंकि महिला आरक्षण के खिलाफ हम हैं नहीं, लेकिन अब आप बिल, अभी कानून आपने बनाया, उसको लागू किया नहीं कि उसका संशोधन लेकर आ गए। भाई अगर आपको संशोधन क्यों लेकर आ गए? इसीलिए लेकर आ गए ना कि महिलाओं का भला हो जाए। नहीं तो इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है ना अनिला जी कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू करना है, अनिला जी इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो है नहीं कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो पहले परिसीमन करना ही पड़ेगा। किसमें? महिला आरक्षण बिल में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि पहले परिसीमन होगा तो ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। आप आरक्षण लागू कर दीजिए, परिसीमन कर दीजिए, फिर सीटें बदल दीजिएगा। नहीं, सेंसस है, डिलिमिटेशन है, दोनों चीज हैं। 334A आप पढ़िए। नहीं, ये तो नया है ना। मैं पूछ रहा हूं जब 2023 में आप ये कानून लेकर आए थे। एक सेकंड अखिलेश कटियार, एक सेकंड रुकिए। आप नहीं, हम सब लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल जो है हाँ अनिला जी, मैं ये कह रहा हूं जब 2023 में ये कानून, उनकी पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, 2023 में ये कानून बना तो आप लोगों को उसको लागू करने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये विपक्ष का सवाल है। और विपक्ष कह रहा है कि महिला विरोधी नहीं है वो तो बिल ही इसलिए गिरा रहे हैं कि आप लोग परिसीमन के नाम पर खेल करना चाह रही। विद्यानाथ जी, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, अभी भी कहा है। उस वक्त जो कानून बना था उसमें यह था कि लेटेस्ट सेंसस जो है उसके आधार पर डिलिमिटेशन के बाद जो महिलाओं की सीटें वो रिजर्व होंगी और उसके बाद महिलाओं को चुनाव में आरक्षण के तहत उतारा जाएगा। ठीक है अखिलेश, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। और एक ने वोट करके उसको सपोर्ट किया था। मैं झा साहब, पर वो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट ही तो करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि भाई हम जल्दी से जल्दी महिलाओं को। देखिए ऐसा है कि ये लोग तो बोलते हैं ना 5 साहब, जब पूरा अपोजिशन
कहता है कि इसे आज से लागू कर दो, उसमें परसीमन की कंडीशन, बाकी कंडीशन सरकार ने डाली है, अपोजिशन ने नहीं डाला। सरकार, अपोजिशन ने मजबूती से कहा इसे आज ही लागू करो, उसमें हम पहले जनगणना कराएंगे, पर परसीमन कराएंगे, फिर ये करेंगे, ये कंडीशन सरकार डाल रही है। उसको गाइडलाइन बना के नोटिफिकेशन करके सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। उस दिन जिस दिन बिल सदन में बहस हो रहा था उस दिन सरकार साइन करती है। तो आप सरकार की 23 से 24 हो गया, 24 से 25 हो गया, 25 से 26 हो गया, 3 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। और इसके बाद आप ये जिस समय महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया भर के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस मुद्दे पे आप बहस करते घूम रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए जिम्मेदार भी भाजपा है। ठीक, ओके, दोनों लोग रुक जाइए। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, जो ये लेकर आए थे कि अनिला जी आपने अपनी बात कह दी, आपका पॉइंट आ गया। अनिला जी आपका पॉइंट आ गया, अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया। अनंत विजय जी, अनिला जी कह रही हैं, बीजेपी का कहना यह है कि भाई परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल्कुल लागू करना ठीक नहीं होगा, और ये क्लॉज बीजेपी एक्ट बना हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं विद्यानाथ जी, एक्ट बना हुआ है। मैं अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं बोल रही हूँ, जो कानून में लिखा हुआ है वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और इन लोगों ने वोट करके उसको कानून बनवाया है। ठीक, अनंत विजय जी अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आना है 2027 में, क्या बीजेपी इसको एक एजेंडा बना रही है उत्तर प्रदेश में, या समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डबल गेम करने के चक्कर में? देखिए, राजनीतिक दलों से विद्यानाथ जी अपेक्षा तो यही की जाती है कि वो राजनीति करेंगे, अपना एजेंडा बनाएंगे और एजेंडा चलाएंगे। मैं अभी ना समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के आरोप प्रत्यारोपों में बगैर उलझे हुए मैं आपके सामने एक तथ्य रख देता हूं। तथ्य ये है कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होकर कानून बना, उस कानून के मुताबिक ये था उसमें कि जो लेटेस्ट जनसंख्या जनगणना होगी उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण दिया जाएगा। तो अब लेटेस्ट जनगणना अभी शुरू हो रही है, उस जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे, तो 26 से 28 हो जाएगा, और 29 में लोकसभा चुनाव है, उन 1 साल में परिसीमन हो नहीं पाएगा विद्यानाथ जी। तो इसलिए सरकार ने बीच में ये संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि हम लेटेस्ट जनगणना को हटाते हुए 2011 की जनगणना को मान लें और डिलिमिटेशन की बात को शिथिल करते हुए 50% आनुपातिक दर से सीटें बढ़ाकर फिर 33% आरक्षण दे दें, जिसमें सभी राज्यों की जो का प्रतिनिधित्व अभी के हिसाब से है उसी अनुपात में आगे भी बना रह सके। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात पर पक्ष और विपक्ष में दोनों में ठन गई, ईगो का मामला हो गया, परिसीमन का मुद्दा उठा दिया गया, जबकि परिसीमन का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो पिछले कानून में परिसीमन का मुद्दा डाला गया था उसको शिथिल करने की बात थी कि उसको शिथिल करके 50% के फॉर्मूले पर हर राज्य को सीटें अलॉट कर दी जाए, उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम 33 में करें, 34 में करें, उसके पहले हम 29 से इसको लागू कर लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष को लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें महिलाएं उनके पक्ष में जमकर वोट करेंगी, तो वो उसमें बाधा डाल रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों अपनी अपनी गोटियां खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल चल रहा है, विपक्ष उस शाह और मात के खेल में अपनी चाल चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने बनारस में महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और महिलाओं की बड़ी भागीदारी उसमें थी। अब देखते हैं विपक्ष इसको किस तरह से काट लाता है। उसका आज भी जो विधानसभा में बहस चल रही है विद्यानाथ जी, उसमें यही लग रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। ठीक, तनु जी, अगर विपक्षी पार्टियां यानी कि आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं आप लोगों के अलायंस में, आप लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाला ज्यों का त्यों कानून उत्तर प्रदेश में लागू कर दो, बहुत क्लियर सी बात है कि डिलिमिटेशन के बिना उसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्लॉज डला हुआ है, अनिला सिंह ने भी बताया है ना। उसको जनगणना के बिना नहीं लागू किया जा सकता, इसलिए 2011 के जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। अगर विपक्षी पार्टियां महिलाओं के हित में सोच रही हैं, विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि इससे महिला हित होगा,
महिला सशक्त होंगी, ये महिला नारी वंदन है, तो फिर इसमें आप लोगों को क्या इफ एंड बट? और अगर आप लोगों ने संसद में गिरा दिया तो उत्तर प्रदेश में किस मुंह से मांग कर रही हैं आप लोग? देखिए, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब हमने कहा कि 2011 के जनगणना के बेसिस पे अगर आपको लागू करना था तो आप इसे पहले लागू कर देते। 2026 आ गया है, आप 2011 से 2026 तक कितनी आबादी बढ़ चुकी है और आबादी के अनुपात के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ तो जनगणना क्या आपके हिसाब से करवा लेते? बात है जब अरे जनगणना आपके और मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ना तन्नू जी? नहीं, जनगणना के लिए एक व्यवस्था है। देखिए, इनको संविधान में लिखा गया है कि जनगणना कब कैसे कराना है, अगर इनको करानी थी तो प्रक्रिया है। 2023 के बाद कराते हैं। तो 14 तक तो आप लोग भी सरकार में थी, आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? आप लोग भी तो 14 तक सरकार में थी, क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया बताइए? आप लोगों ने महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया 11 से 14 के बीच? अगर आपको लग रहा है कि 11 की जनगणना के आधार पर अभी कैसे लागू कर सकते हैं, तो 11 से 14 के बीच में आपकी सरकार थी, आप महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, राज्यसभा में हमने महिला आरक्षण बिल पास कराया था, लोकसभा में बीजेपी ने पास नहीं होने दिया था। मुख्य विपक्षी पार्टी उस वक्त बीजेपी थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि 2011 में जेटली जी ने ये स्टेटमेंट दी थी और साफ साफ कहा था कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, तनु एक सेकंड जाएंगे तब हमें आबादी का पता देखिए, हालांकि उस पर जवाब आपसे अनिला सिंह लेंगी और जवाब देंगी, लेकिन मैं भी थोड़ा जानना चाहता हूं और दर्शकों को भी बताइए कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को कब पास नहीं होने दिया, बीजेपी का क्या पॉइंट था कि क्यों वो नहीं चाह रही थी कि महिला आरक्षण बिल पास ना हो, और आप कब उसको लेकर आई थी और कैसे हो गिर गया, थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए, 2010 में हमने राज्यसभा में बिल पास करा दिया था, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी, ये चाहते थे, सपा बहुत सारी की बात मत कीजिए, आपने अभी बीजेपी को कोट किया, बीजेपी के बारे में बताइए। ओबीसी को विशेष आरक्षण दीजिए। और बीजेपी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त समर्थन नहीं दिया था हमें। अगर वो समर्थन देती तो लोकसभा में बिल पास होता था। विपक्ष में ये सारे बैठे हुए थे, सत्ता में हम क्यों नहीं दिया था? क्या पॉइंट था बीजेपी का बताइए ना, मेरा ज्ञान भी थोड़ा बढ़ेगा, बताइए, और दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ेगा। बीजेपी का क्या पॉइंट था, क्यों नहीं समर्थन किया था? नहीं तो आप पूछिए ना बीजेपी से कि क्या पॉइंट था इनका, क्यों इस वक्त समर्थन नहीं दिया था, और वही बिल आप क्यों लेकर के आए? जिस बिल का आप पहले विरोध करते थे, आज आप वो बिल क्यों लेकर आए हैं? यही सवाल है, बताइए। ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे, विरोध करते थे, और आज आप आपके हिसाब से ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे। तनु पोद्दार, ये वही बिल है ना जो आप लोग लेकर आए थे। डिलिमिटेशन, और आज इन्होंने इसमें डिलिमिटेशन, जातिगत जनगणना, परिसीमन ऐड कर दिया। महिला आरक्षण जो कानून बन चुका है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन ऐड किया और जातिगत जनगणना ऐड की, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसको लेकर मुझे बताइए कि अगर 2010 में कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का बिल लेकर आई तो आप लोगों का प्लान क्या था कि बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के और सर्वे के आप लोग उसको लाएंगे और लागू कर देंगे? कैसे लागू करती बताइए, थोड़ा समझाइए। बच्चों का खेल हो रहा है, देखिए, कि मन किया तो लाएंगे और लागू कर देंगे। भी दिया, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे उस वक्त ये बात माननी चाहिए थी कि ओबीसी, एससी, एसटी जो है आरक्षण की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने उस वक्त नहीं मानी थी। ये बात राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट देकर के बोली है। लेकिन बीजेपी जो पहले किसी बिल का विरोध करते हैं और आज आप उसका समर्थन करते हैं, तनु पोद्दार, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इधर उधर नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहिए। बहुत अच्छी बात है, आज सारे पैनल में जो बैठे हुए गेस्ट है मेरे, वो सब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अभी पॉइंट टू पॉइंट रहिए। मैंने पूछा 2010 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, तो कांग्रेस जो बिल लेकर आई थी उस बिल में क्या था कि हम 33% आरक्षण लेकर आएंगे और लागू कर देंगे? उसमें कोई जनगणना की बात नहीं थी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने कहा था, देखिए उसमें जनगणना की बात थी। हमने पहले क्या कहा था कि आप जातिगत जनगणना कराइए। जब 2023 में हमने समर्थन दे दिया तो इन्होंने जनगणना, तो भाई जातिगत जनगणना तो हो ही रहा है, बीजेपी कह तो रही है, बिल्कुल लागू होने, बीजेपी कह तो रही है कि सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना भी कर रहे हैं, जनगणना भी कर रहे हैं। 2026, अब आप 2029 की बात कर रहे हैं। आपको वोट लेना अगले चुनावों में, इसलिए आप 2029 आपको वोट नहीं लेना था। 2023 से 2026 आ चुका है, आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? हम महिलाओं के साथ खड़े, हम इनकी तरह
तरह नहीं है, वोट लेने की राजनीति करते हैं। महिलाओं का सम्मान बीजेपी कितना करती है ये देश ने देखा है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी आप 4 नाम गिनवा देंगे बीजेपी के नेताओं की, मैं जानता हूं, और 40 नाम गिनवा देंगे अनिला सिंह, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की, और आनंद विजय जी तो पूरा पन्ना 2-4 गिनवा सकते हैं, उनका तजुर्बा इतना है, उनके बाल सफेद ऐसे नहीं और हम तो पूरी एब्स्टीन फाइल्स दिखा देंगे तो फिर शायद दिक्कत अब चले जाइए आप एब्स्टीन फाइल पे जाइए, एब्स्टीन फाइल उठाकर लाइए, एब्स्टीन फाइल्स का भी सबसे आसान है आप लोगों के लिए, एब्स्टीन फाइल पर चले जाइए। 40 पन्ने ये दिखाएंगे हम, कानून पोद्दार, आप लोगों के पास जवाब नहीं है, आप लोगों के पास आज की डेट में हर डिबेट में हर सवाल का एक जवाब है एब्स्टीन फाइल। जातिगत जनगणना करानी चाहिए थी, क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? नहीं, हमारे पास मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपने देश में नहीं होने दिया तो उत्तर प्रदेश में किस मुंह से मांग रही हैं? और उत्तर प्रदेश में लागू होगा तो क्या बच्चों की तरह आप लोग एक पन्ने में लिखकर लाएंगे और उसको लागू कर देंगे कि उसका कोई तरीका होगा, कोई सिस्टम है, संविधान में संशोधन होगा? देखिए, जब भी सुनिए, बीजेपी ने जब कहा कि जातिगत जनगणना में समय लगेगा, तब विपक्ष ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए। अब बीजेपी दोनों बातें खुद ही करती है, ना तो जातिगत जनगणना ही करवाएंगे। आप ये कह रही हैं तनु जी, आप ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी ने और विपक्ष में बैठी हुई जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने 2023 में बिल को पढ़े बिना उस बिल के लिए वोट कर दिया, उन्होंने उसको देखे बिना कानून भी बनने दिया। आज जो आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं, वो लड़ाई आप लोगों को उस दिन याद नहीं आई थी कि वो लड़ाई हम उस दिन लड़ेंगे, हम इस कानून को इसलिए पास नहीं होने देंगे क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन था, आप लोगों को लगा कि भाई नुकसान हो जाएगा, पास हो रहा होने दो, जब लागू करेंगे उस वक्त रोक लेंगे। देखिए, हम कोई बिल, महिलाओं के सम्मान की बिल को हम चुनावों से नहीं देखते, मोदी जी की तरह नहीं है जिन्होंने सदन में खड़े होकर अभी बोल दिया था कि बिल का समर्थन करोगे या नहीं भी करोगे तो क्रेडिट तो मुझे ही मिलेगा। तो हम मोदी जी की तरह नहीं है, बिल हम महिलाओं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई अगर आप लोगों को क्रेडिट चाहिए तो अखबार के पहले पन्ने पर एड मैं छपवा दूंगा, खर्च हमारा। जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया परिसीमन? जल्दी से अनिला सिंह जवाब देना चाह रही है, उसके बाद आनंद जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी से अनिला सिंह। मुझे लगता है कि अगर नहीं सुन लीजिए तन्नू पोद्दार जी, आप बहुत युवा हैं, है ना, बहुत लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा होगा। अगली बार से जब राष्ट्रीय चैनल पर बैठे तो तैयारी के साथ बैठे। 9 मार्च 2010 जब राज्यसभा में बिल्कुल थंपिंग टेबल्स कर इस बिल को पास किया था, तब जो भारतवर्ष की महिलाएं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, सबने बहुत खुशी मनाई थी, सभी राजनीतिक दलों की महिलाओं ने खुशी मनाई थी। हाँ, तारीख याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप ही की सरकार थी। परंतु 2010 से 2014 तक अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आपके सहयोगी दलों ने, ठीक है ना, बिल की कॉपी को फाड़ दिया था, यहां तक कि मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की करती थी। वो रिजर्वेशन वो चाहते थे। अलग अलग बात कही गई, ऐसी ऐसी टिप्पणियां कही गई, इतनी भद्दी टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर की गई कि क्या मैं बताऊं, कि महिलाएं अगर पार्लियामेंट में ज्यादा होंगी तो सीटियां बजाई जाएंगी। ऐसे अनेक स्टेटमेंट्स आए थे आपके सहयोगी दलों के नेताओं के मुंह से। तो अपना इतिहास जानिए कि क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, फिर बहस करिए। आप कह रहे क्या जरूरत थी डिलिमिटेशन लाने की? क्या, अरे भैया, ये देश जो है ना संविधान से चलता है, एक प्रक्रिया होती है। आपके नेता ने 1971 में ये जो सीट्स है ना, इनको फ्रीज कर दिया था, अनेक कार्य, फिर 1976 में भी फ्रीज हुआ, फिर आगे भी फ्रीज हुआ। अब जब फ्रीज हुआ था तब 58 करोड़ की आबादी थी हमारे देश की, अब 140 करोड़ की है। आप ये सोचिए कि उस आबादी के अनुसार अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तन्नू पोद्दार, अगली बार से तैयारी से बैठो, नहीं तो धज्जियां उड़ जाएंगी जैसे अभी धज्जियां उड़ी हैं। चाहे विद्याराज जी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन किया, आप उत्तर नहीं दे पाई हैं। तो विद्याराज जी, मैं केवल एक ही चीज जानती हूँ, जब महिलाओं का विषय आता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमेशा जो है महिलाओं का जो विषय होता है उसको राजनीति से ऊपर उठकर हम देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं देख रहे होते तो आज ट्रिपल तलाक जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं होता, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं मुसलमान आपको वोट नहीं करते, महिलाओं का सम्मान करती है ना, अभी बोलिए, इसमें जवाब दीजिए मुझे। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो? महिलाओं पे या तो नेहरू जी भी जाएंगे या मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को रहती है, चाहे वो राष्ट्र में हो चाहे वो क्यों चिल्ला रही है। तैयारी से आइए, तैयारी से चिल्लाने से डिबेट नहीं जीती जाती।
तथ्यों से डिबेट तैयारी जीती से आने जाती का है, बताइए ना। तथ्यों से आपने डिबेट महिलाओं जीती पर बोला जाती ना है, कि आप महिलाओं चिल्लाने के से साथ तनु जी, खड़ी हैं, महिलाओं के साथ खड़ी हैं। तनु जी, ऐसे नहीं चिल्लाइए, ऐसे नहीं चिल्लाइए। देखिए, कोई एक दूसरे पर नहीं चिल्ला रहा है और मैं इसकी इजाजत भी नहीं देता हूं, अच्छा भी नहीं लगता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एप्स्टीन फाइल पर डिबेट करनी है, आपके पास एप्स्टीन फाइल को लेकर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि इस देश में हर राजनीतिक पार्टी और हर राजनीतिक नेता को आप नेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बुलाऊंगा जिस दिन उस पर डिबेट होगी, आप कीजिएगा। आज उस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं मैम, इसलिए आप अगर उस पर जा रही हैं तो ध्यान भटका रही हैं। मुद्दे पर रहिए ना। अखिलेश कटियार मुद्दे पर बोल रहे हैं, अनिला सिंह बोल रही हैं मुद्दे पर, अनंत विजय मुद्दे पर एकदम कट टू कट बोल रहे हैं। आप जा रही हैं इधर उधर, इसका मतलब यह है कि आपके पास जवाब नहीं है। आनंद विजय जी, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यह मांग कर रही है कि 2023 के कानून को ज्यों का त्यों लागू कर दे, तो क्या यह आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? एक बात योगी जी ने कही कि यह समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चलने लग गई है और 40 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गए हुए, लोगों ने भटकने नहीं दिया है। आज साइकिल के पीछे बैठकर कांग्रेस सोचती है कि हम नैया पार लगा लें, लेकिन जब कांग्रेस बैठती है तो साइकिल भी पंचर कर देती है। तो क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनका एक ही लक्ष्य है कि क्रेडिट ना चला जाए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो। विद्यानाथ जी, देखिए, आंखों में धूल झोंक रही है कि नहीं झोंक रही है ये राजनीतिक दल आपस में तय कर लेंगे, लेकिन बचकानी बात जरूर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लागू कर दो। अरे भैया, संविधान संशोधन होगा, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में लागू हो सकता है और संविधान संशोधन का अधिकार उत्तर प्रदेश विधानसभा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं है। तो अब ये कैसी बचकानी बातें, इतने बड़े नेता, इतने दिग्गज पार्टी के नेता, लोकसभा में सबसे बड़ी मतलब दूसरे नंबर के संसदीय दल के तीसरे नंबर के जो विपक्ष के नेता है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे थोड़ी हैरत भी हो रही है कि राजनीति इस स्तर पर चली गई कि और मतलब नेता लोग क्या जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि बगैर संविधान संशोधन के किसी प्रदेश में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है और इस बयान पर मुझे अचरज हुआ कि अखिलेश जी जैसा संजीदा व्यक्ति जो हर चीज नाप तोलकर सोच समझकर बोलते हैं, वो भी इस तरह की बातें करने लगे। खैर, अब 2027 का बैटल ऑफ उत्तर प्रदेश आपने चला ही दिया, आपने शुरू करवाई दिया। बंगाल के नतीजे आएंगे बाद में, आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद हो गया विद्यानाथ जी। तो मुझे लगता है कि उसी चुनावी शंखनाद में वो थोड़ा भटक गए हैं, या जिसको कहते हैं कि शायद उनसे कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ रहने का उनके नेता का असर हो गया हो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी राज्य सरकार अपने दम पर महिला आरक्षण लागू कर सकती है, विधानसभा में खास तौर पर। ठीक, अखिलेश जी बोलिए, कैसे करेंगे? झा साहब, अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी हुए हैं और महिला आरक्षण की बड़ी हिमायती और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूछिए जरा नीला जी से कि कितने बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कितने महिला प्रत्याशी उतारे हैं। एक सेकंड, वो मैं पूछ लूं। अखिलेश भाई 12%। अखिलेश भाई सुन लीजिए, नहीं, मैं पूरी बात बोल नहीं, आपने पिछली बार बिना इधर उधर गए आपने बात की थी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, नहीं रोका था। अभी देखिए, मैं चाह रहा हूं जो डिबेट हो रही है ना, अच्छी डिबेट हो रही है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। अनंत विजय जी ने कहा कि भाई ऐसा आप संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा से कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात, क्या यह बचकानी बात नहीं हुई कि आप कह रहे हैं कि 2023 में जो कानून आपने बनाया था उसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दीजिए? जब देश में लागू नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में कैसे लागू होगा? तो आपके नेता बच्चे तो हैं नहीं, इसका मतलब दूसरों को बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। नहीं, सुन लीजिए, आप नहीं, बचकानी बात ये नहीं है। बचकानी बात आप झा साहब ये बताएं, अगर देश की केंद्र सरकार उसको आज नोटिफिकेशन निकाल के लागू करना चाहे, इसी सिनेरियो में जो अभी जितने संसद में हिस्सेदारी है देश में, लोकसभा विधानसभा में, क्या ये संभव नहीं है? अगर जो ये कहता अभी संभव नहीं है, ये बचकानी बात है। बचकानी बात वो नहीं है। आज पूरा विपक्ष आपसे ये निवेदन कर रहा है, इसी फॉर्मेट में लागू कर दीजिए महिला आरक्षण। आप क्यों कंडीशन डालने तुले हो? ये मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ने अगर 2011 में जाति जनगणना करा दी होती, जनगणना हो गई होती, कांग्रेस ने ये गलत किया तो ये स्थिति आज नहीं होती। लेकिन जब पूरा देश कह रहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी उसे दे दो,
तो बना दो भैया कानून। कैसे मना कौन करता है संविधान इस में बात ऐसी के लिए? कौन सी व्यवस्था एक बात। है? और नहीं, दूसरी बात, देखिए केंद्र में आप लोगों ने गिरा दिया ना, तो केंद्र का कानून तो अभी लागू हुआ नहीं, होगा नहीं, अरे संशोधित झा कानून साहब, नहीं गलत बात है। केंद्र में जो गिरा है वो जो बिल एक बार 2023 में पास तो हुआ सर था, मैं कह रहा फिर वो हूं कौन बिना सा बिल था? जनगणना और एक बिना पास बिल को सर, दोबारा बिना- लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे अखिलेश जी एक चीज बताइए, कैसे लागू करेंगे आप लोग? अच्छा मान लीजिए बीजेपी आप गलत कर रही है, अगर मैं आपसे लाना पूछना चाहते चाहता हूं हैं, कि समाजवादी सुन लीजिए, पार्टी इस बिल को कैसे लागू करना चाहती है? नहीं, समाजवादी पार्टी कैसे लागू कर देगी भाई? ये तो भारतीय, ये देश की अरे लाइन क्या है आप के लोगों पास का? है। पॉइंट और क्या है? संसद कैसे में ये पारित कानून लागू किया हुआ कैसे हो? कानून प्रोविजन पड़ा हुआ है। क्या प्रोविजन? आप लोगों की पार्टी में भी तो कोई विरोधी पार्टी है। लाइन चल रही होगी ना कि इस बिल को अगर ऐसे कीजिए तो हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं जी सुन लीजिए, लाइन बता रहा हूं। हमारी पार्टी की लाइन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जो पिछड़ों की आबादी 60% है, इसमें पिछड़ों को हिस्सेदारी दे दो, उनका हक मत मारो। आपने टीचर भर्ती में उनका हक मार लिया, दूसरी जगह हक मार लिया, प्रधानमंत्री को जबरदस्ती पिछड़ा बना के प्रधानमंत्री बनाए, फिर पिछड़ों का हक मारने पे तुले हो। मेरे नेता कहते हैं कि जिस समाज की जितनी आबादी है उसे उतना हक दे दो, और जो सदन में पारित पड़ा कानून है उसे लागू कर दो। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के हक के खिलाफ नहीं। जब 2023 में सदन में ये प्रस्ताव आया, बीजेपी को निभाना चाहिए। जब 2023 में सदन में ये प्रस्ताव आया, जब ये कानून बना, जब आप लोगों ने वोट किया महिला आरक्षण बिल के लिए, तो आप लोगों ने क्या उस कानून को पढ़ा नहीं था? जी उस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? नहीं, एक मिनट झा साहब, कानून बनाते हैं देश की संसद बनाती है, कोई भगवान से बनके तो कानून आता नहीं झा साहब। मैं कह रहा हूं और देश के सदन में अगर आप कानून लाना चाहते तो ये लाते कि उसी फॉर्मेट में हम लागू करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की पार्टी में बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए बड़े बड़े नेता हैं, उन सब लोगों ने वो कॉपी मंगवाई होगी ना कि लाओ भाई मुझे सशब्द पढ़कर सुनाओ कि क्या कानून बनने जा रहा है, किस पर मैं अंगूठा लगाने जा रहा हूं। क्या भारत की संसद में जो ये कानून जब अभी 2026 में आया, तो क्या सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ये मांग नहीं की थी कि आप उसी फॉर्मेट को लागू करिए, हम आपके साथ हैं? ये मांग की थी या नहीं? तो उसमें तो और अगर ये जब मांग जनगणना सभी नेताओं ने की थी, सर, तो आप उसमें डिलिमिटेशन और जनगणना का क्लॉज है। बात है वो उसको हटा के उसकी बात करिए कि उसको कैसे किया जाए। सदन में एक और प्रस्ताव ले आओ, अखिलेश जी, फॉर्मेट में से लागू करना जिस प्रस्ताव पर जिस कानून के लिए आपकी पार्टी ने वोट कर दिया, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि लागू कर दो, सरकार कह रही है कि उसको लागू करेंगे तो जनगणना और डिलिमिटेशन पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, जनगणना अभी कराएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए पुराने वाले जनगणना को उठाते हैं और डिलिमिटेशन कराते हैं, उसके बाद उसको लागू कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं उसको हटा दो, उसको हटा दो। मतलब बच्चे का खेल चल रहा है क्या अखिलेश जी? या देश की जनता को आप लोग बच्चा समझ रहे हैं? और जिस आधी आबादी के लिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ खड़े हैं, वो आधी आबादी क्या बचपने में जी रही है क्या? जो वोट कर रहा है उसको पता है कि इस देश का संविधान क्या है, इस देश का कानून क्या है, इस देश की कौन सी पार्टी उनके लिए क्या सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे। अब देखते रहिए नव भारत।